बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अपन की जो ऑनलाइन क्लास में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य। मैंने आपको परिभाषा ऐसी भी बताई थी कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय किस आधार पर किया गया है, इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं कि लोक कल्याणकारी राज्य वास्तव में होते क्या हैं। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होते हैं जहां पर अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जाती हैं और किसी न किसी रूप में उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी राज्य के द्वारा ही की जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था को अपन लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था कहते हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो विकास है वो 18वीं और 19वीं सदी से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का गठन हुआ, लोक कल्याणकारी राज्य की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका होने लगी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य व्यक्तियों के विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगे। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि अब है आपके के लोक कल्याणकारी राज्य के वास्तव में जो कार्य हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी रूप में राज्य का उद्देश्य होता है व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना। इसके साथ ही राज्य अपनी संपत्ति का अधिकाधिक भाग सार्वजनिक क्षेत्र में लगाता है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी सुविधाएं प्रदान करना चाहता है जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। सामान्यतः इसमें यह भी माना जाता है कि व्यक्तियों को जिस प्रकार से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं उस प्रकार उसका वेतन का निर्धारण किया जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ में कुछ ऐसी भी आवश्यकताएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अन्य प्रकार की चीज़ें। केवल खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति करना ही केवल लोक कल्याणकारी राज्य की अपन कल्पना या उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अपन मानते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं और उन चीज़ों का उपयोग व्यक्ति अपने जीविका कमाने के लिए या अपने जीवन को सुख में परिवर्तन करने के लिए करता है, और जहां पर इन कार्यों को राज्य के द्वारा किया जाता है उसे अपन लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो सामान्यतः अपन कार्य में देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों में सबसे पहला तो होता है समाज सुधार। आप जानते हैं कि समाज में रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर कुछ कुरीतियां होती हैं, लेकिन जब तक इन कुरीतियों को समाप्त नहीं किया जाता समाज में सुधार संभव नहीं है और सामाजिक एकता के वातावरण को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी योजनाएं संचालित की जाती हैं, ऐसे कानून यानी पारित किए जाते हैं, ऐसे विधेयकों का निर्माण किया जाता है जो समाज में ऊंच नीच या अन्य प्रकार की ऐसी रीति रिवाजों को समाप्त करते हैं जो समाज में विखंडन की प्रकृति को महत्व देती है। तो सामान्यतः लोक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक सुधार का माना जाता है। इसके उपरांत दूसरा देखिए, कृषि, उद्योग एवं व्यापार में विकास करना। जैसे अपन ये मानते हैं कि जिस राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण तत्व होता है और अधिकांश लोगों की जीवन शैली या अपन ये कह सकते हैं कि अपनी जीविकोपार्जन के साधन अगर कृषि पर आधारित हो, तो सामान्यतः राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि वह कृषि के साथ साथ में उद्योगों को भी बढ़ावा दे, और जब आयात ज़्यादा होता हो या अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसके लिए व्यापार भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके लिए साधन उपलब्ध कराने का कार्य जब राज्य के द्वारा किया जाता है तो यह एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके उपरांत देखिए कि असहाय स्थिति में सहायता। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राज्य में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ऐसा स्थिति में आप ये समझ लीजिए, बाढ़ है, अकाल है, ओलावृष्टि है, अनावृष्टि है, या अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा यदि आती है और कुछ व्यक्ति उसमें इतने अधिक प्रभाव होते हैं कि वह अपने जीवन यापन के साधनों को उपलब्ध नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में लोक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि असहाय स्थिति में यानी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में राज्य के द्वारा उससे कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इसके उपरांत देखिए कि शिक्षा को प्रोत्साहन। अपन ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का जब गठन हुआ था तो उस समय शिक्षा का प्रसार बिल्कुल नहीं था, और इस बात को हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपनी ना तो
अधिकारों को मानता है या जानता है, और ना ही उसमें ऐसी सोच विकसित होती है जिसके कारण वह अपने जीवन को अच्छा बना सकता हो। इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति, अपने देश की संस्कृति या अन्य देशों की संस्कृति एवं किस प्रकार की जीवन शैली है, इसका वह एक प्रकार से अध्ययन करें। और यह तभी संभव है जब राज्य में शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने विकास के रास्तों को खोल सके। इसके उपरांत देखिए कि नैतिक उन्नति के साधनों का उपयोग। ऐसा नहीं है कि व्यावहारिकता के साथ साथ में आदर्शवादी तत्वों को समाप्त किया जाता हो। व्यक्ति के विकास के लिए आदर्शवादी भी होना आवश्यक है और परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक परिवर्तन करने की क्षमता भी रखता हो। तो इसलिए अपन ये मानते हैं कि व्यावहारिकता को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और कुछ नैतिक तत्वों को जो उसके विकास में सहायक हो उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या उनके साधनों को विकसित किया जाना चाहिए। तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में नैतिक तत्वों के विकास को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिसमें व्यक्ति के संस्कार ही नहीं बने रहते, उसमें अपने आप को भी एक प्रकार से ज़्यादा उन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि स्वास्थ्य रक्षा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जीवन जीने के लिए केवल खाद्यान्न सामग्री ही आवश्यक नहीं होती, अन्य चीज़ें भी उसके लिए आवश्यक होती हैं। जैसे कि आवास की सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा व्यवस्था है। तो सामान्य से अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, ऐसे में भी राज्य को व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न योजनाएं, जैसे अस्पतालों का निर्माण करना, निःशुल्क दवाइयां वितरण करना या विशेष गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज करना, इस प्रकार की व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य में की जाती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा भी कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके उपरांत देखिए कि आर्थिक सुरक्षा। अपने जानते हैं कि आर्थिक अभाव में व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समाज में दो वर्गों का विकास हो जाता है। एक तरफ अर्थव्यवस्था से न्यूनतम स्तर पर जीने वाले व्यक्ति और दूसरे होते हैं अर्थव्यवस्था को अधिक प्राप्त करके उच्च जीवन स्तर जीने वाले व्यक्ति। ऐसी स्थिति में राज्य का यह कार्य होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व होता है कि गरीबी और अमीरी की खाई को कम करते हुए, या अपन ये कह सकते हैं कि दोनों के मध्य जिस प्रकार की खाई बनी हुई है उसको न्यूनतम किया जाए और निम्न वर्ग के आर्थिक साधनों की सुरक्षा को महत्व दिया जाए। ये लोक कल्याणकारी राज्य का विशेष महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके उपरांत देखिए परिवार नियोजन के साधन। अपने जानते हैं कि अधिकांश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे राज्यों में जो अविकसित या विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या होती है जनसंख्या की वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण वहाँ पर बेरोजगारी पाई जाती है, और जब बेरोजगारी पाई जाती है तो निश्चित है कि आर्थिक संसाधन कम होते हैं। प्राकृतिक संसाधन इतने पूरे नहीं हो पाते कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। राज्य का यह दायित्व होता है कि परिवार नियोजन के साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करवाए और उसके प्रचार प्रसार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के साधनों को संचालित करने और उसे अमल में लाने के लिए राज्य को महत्वपूर्ण कार्य किए जाने चाहिए। यह लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अति आवश्यक तत्व है। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य के अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि यानी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ में उसे न्यूनतम यानी कि सहायता प्रदान की जानी चाहिए, आवास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अपन ये कह सकते हैं कि ये राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे कि अपन मानते हैं कि बेंथम ने भी कहा था कि वह राज्य सबसे अच्छा माना जाता है जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करता है। ये आपके कार्य होते हैं। लेकिन अब देखिए इसकी आलोचना क्या है। अपन ये मानते हैं कि अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर व्यक्ति में नीरसता पैदा होती है और कार्य करने की क्षमता में कमी होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि हमारे माँ बाप जीवन भर के लिए खर्चा देने के लिए और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि वो इस प्रकार का कोई आधार बनाते हैं कि हमें आपकी पूरी जिम्मेदारी लेने की सुमति है, तो क्या आप में कार्य करने की क्षमता का विकास होगा?
ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य हालांकि कार्य इतने करता है कि व्यक्ति अपना जीवन जी लेता है, लेकिन फिर भी उससे व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की कार्यशैली, उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है और यही कुछ उसकी आलोचनाएं निर्धारित की गई हैं, जिसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण एक तत्व माना जाता है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना की है, जिसके तहत अपन पहले कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता का हनन इसलिए माना जाता है कि जब समस्त कार्य राज्य के द्वारा संचालित किए जाते हैं और व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देकर उसे न्यूनतम जीवन स्तर के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। वह अपने आप में नहीं मान पाता कि मैं क्या हूँ, मुझ में क्या खूबियाँ हैं, क्या मुझ में प्रतिभा है, और इसकी वह पहचान तक नहीं कर पाता और व्यक्ति के विकास का हनन हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए राज्य की निरंकुशता का विकास। जब व्यक्ति को सारी सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जाती हैं और व्यक्ति पूर्ण रूप से राज्य के आश्रित हो जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जब कार्यशैली बहुत कम हो जाती है और घट जाती है, तो राज्य उस पर किसी न किसी प्रकार के आदेश थोपता रहता है और उसे मानना पड़ता है। और यही प्रवृत्ति मानी जाती है कि लोक कल्याणकारी राज्य में विकासात्मक कार्यों के आड़ में राज्य में निरंकुशता को जन्म होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य निरंकुश रूप में कार्य करने लग जाता है। इसी प्रकार से देखिए कि नौकरशाही का विकास। आप जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए कोई एक कारण तो जिम्मेदार होता नहीं है और उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित करने के लिए नौकरशाही का विकास करना पड़ता है, या अपन ये कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में उच्च अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जाता है और उनके द्वारा यह संचालित किया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये माना जाता है कि ये नौकरशाही व्यवस्था इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि यह कल्याणकारी राज्य के लिए कार्य तो करते हैं, लेकिन व्यक्ति के ऊपर हावी होते चले जाते हैं। तो सामान्यतः अपन इसकी आलोचना में ये कह सकते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि यह व्यक्ति पर मनमाने तरीके से आदेश जारी करने का अधिकार तक प्राप्त कर लेती है और व्यक्ति उनके आदेशों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए यह अत्यधिक खर्चीला शासन। अपन मानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य को इतने कार्य करने पड़ते हैं और उसके लिए अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि यह बहुत अधिक खर्चीला शासन है। राज्य के पास में अन्य अगर आय के स्रोत नहीं है तो किया क्या जाता है, यह उन्हीं व्यक्तियों पर अधिक से अधिक कर लगाता है, जिसके कारण उनको ही अर्थव्यवस्था को आधार मानकर, या अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक साधन उपलब्ध कराता है। तो इसलिए यह माना जाता है कि यह कहीं और कोई शासन व्यवस्था का कारण नहीं है, यह केवल व्यक्तियों पर डाला हुआ ही एक बोझ है जो विकास के नाम पर उसका शोषण भी किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह शासन व्यवस्था अत्यधिक खर्चीली शासन व्यवस्था है। इसके बाद देखिए कि उत्पादन में कमी। जब समस्त सुविधाएं राज्य के द्वारा अगर व्यक्ति को प्रदान करती जाती हैं तो वह किसी प्रकार की कार्य करने के लिए कोई ना तो इच्छा रखता है और ना ही कार्य करने में रुचि रखता है। और जब कार्य करने में नहीं करता, और अधिकांशतः देश तो कृषि इत्यादि छोटे मोटे उत्पादन लघु उद्योगों पर ही आधारित होते हैं जो अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों को जब समस्त सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है तो निश्चित है कि राज्य के उत्पादन में यानी कमी आती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जहां लोक कल्याणकारी राज्य अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं और इसे अच्छा माना जाता है, तो कुछ उसकी कमियां भी हैं, जिसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में अधिक खर्चीली शासन व्यवस्था, विशेष तौर से नौकरशाही को ज़्यादा महत्व, व्यक्ति की गरिमा का ह्रास होता है, स्वतंत्रताओं का हनन होता है, उत्पादन की कमी आती है। ये कुछ उसके यानी आलोचनात्मक तत्व है। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट दे रखा है इसमें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या कल्याणकारी राज्य का यानी कि एक प्रकार से रूप है या विकल्प के रूप में भी मान सकते हैं, और क्या लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होना आवश्यक है। वैसे तो अपन ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहां पर होती है वहां पर जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, या अपन ये कह सकते हैं सरकार के जो व्यक्ति होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और पूर्ण रूप से वह उन्हीं कार्यों को संचालित करते हैं जहां व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
तो सामान्यतः ऐसा नहीं है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना यहाँ पर निरंकुश या राजतंत्र शासन व्यवस्थाओं में भी किया जाता है, लेकिन अधिकांशतः वो उत्तरदायी नहीं होने के कारण यह माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कल्याणकारी शासन व्यवस्था को जन्म देती है और कल्याणकारी राज्य वह माना जाता है जहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार या लोकतांत्रिक रूप में कार्य करती है। ये आपका लोक कल्याणकारी राज्य का चैप्टर है। अगली ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा कि जो राज्य का जो विशेष महत्वपूर्ण तत्व था, मैंने आपको राज्य की जब संरचना बताई थी तो उसमें था आपका एक संप्रभुता, तो उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।